श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है ऐसे जातक जिनका जन्म अज्ञात होता है, जिन्हें अपनी जन्म समय का, जन्म की दिनांक का ज्ञान नहीं होता है। वे पंचपक्षी सिद्धांत के अनुसार अपने जन्म पक्षी का किसी प्रसन्न विशेष काल में या किसी कार्य विशेष के करने के समय में किस प्रकार से विचार कर सकते हैं, उसके ऊपर है। अनेकों व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका जन्म अज्ञात होता है। कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि हमें किसी के साथ प्रतिद्वंद्विता करनी है, प्रतियोगिता करनी है, विवाद करना है, कोई मुकाबला करना है, मुकदमा करना है, और हमें उसका जन्म अक्षर ज्ञात नहीं है, उसका जन्म दिनांक ज्ञात नहीं है। अपना हमें जन्म पक्षी ज्ञात है लेकिन सामने वाले का जन्म पक्षी हमें ज्ञात नहीं है, तो उसका विचार हम इस विधा से कर सकते हैं जिस पर आज विचार किया जाएगा। लेकिन इसमें दोनों का विचार नाम के विचार से ही करना चाहिए, जो पुकार नाम होता है। इसमें भी विचार इस बात का किया जाना चाहिए कि जो उसका वास्तविक नाम है, जो उसका डॉक्यूमेंटल नाम है, उसका विचार ना करके जो उसका पुकार में विशिष्ट रूप से नाम पुकारा जाता है। जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति का नाम मोहन मिश्रा है, तो अब उसको मोहन के नाम से ज़्यादा प्रचलित है या मिश्रा जी के नाम से ज़्यादा प्रचलित है, तो उसमें जो नाम ज़्यादा प्रचलित है उसके प्रथम स्वर के आधार पर और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की स्थिति के आधार पर उसके जन्म पक्षी का या उसके जातक के पक्षी का निर्धारण किया जाता है, और वह उस समय किस स्थिति में है, किस गतिविधि में है, मुख्य गतिविधि उस समय उसकी कौन सी है और उपगतिविधि कौन सी है, उसके आधार पर उसके प्रश्न का और आगामी होने वाली कालखंड में अच्छे और बुरे समय का निर्धारण करना बड़ा सरल हो जाता है। तो विचार करते हैं उस सिद्धांत पर कि किस प्रकार से हम निर्धारण कर सकते हैं ऐसे जातक के जन्म पक्षी का किसी विशिष्ट कार्य के लिए, किसी विशेष प्रयोजन के लिए, कि जिससे हमें उसमें लाभ प्राप्त हो सके, हम अशुभ प्रभावों से बच सकें और शुभ प्रभाव प्राप्त कर सकें। यदि किसी व्यक्ति को शुक्ल पक्ष में किसी क्रिया का विचार करना है या शुक्ल पक्ष में वह कोई प्रश्न करता है, तो सामने नाम के अक्षर लिखे हुए हैं, इसी प्रकार कृष्ण पक्ष के भी पक्षी अलग लिखे हुए हैं, उसके आधार पर हम विचार कर सकते हैं। यदि किसी जातक का नाम का पहला स्वर अ होता है या आ होता है या आई होता है या अ होता है, ये हिंदी वर्णमाला के आधार पर इसका निर्धारण कर सकते हैं। तो उनमें शुक्ल पक्ष में उसका पक्षी गिद्ध माना जाएगा, और यदि वह विचार कृष्ण पक्ष में किया जा रहा है तो पक्षी मुर्गा माना जाएगा। जिनके नाम का स्वर पहला ई होता है, छोटी ई हो या बड़ी ई हो, उनका शुक्ल पक्ष में जो पक्षी है वो उल्लू का विचार किया जाएगा, और कृष्ण पक्ष में उनका पक्षी गिद्ध माना जाएगा। इसी प्रकार जिनके नाम का पहला स्वर ऊ या बड़ा ऊ होता है, तो उनका शुक्ल पक्ष में पक्षी कौवा होगा और कृष्ण पक्ष में पक्षी उल्लू माना जाएगा। जिनके नाम का पहला स्वर ए होता है, उनका शुक्ल पक्ष का पक्षी मुर्गा होगा और कृष्ण पक्ष में उनका पक्षी मोर होगा। इसी प्रकार जिनके नाम का अक्षर ओ होता है, जैसे मोहन, तो उनका शुक्ल पक्ष में पक्षी मोर होगा और कृष्ण पक्ष में पक्षी कौवा होगा। तो इसमें हमें अक्षर का विचार नहीं करना है, वर्ण का विचार नहीं करना है, हमें केवल स्वर का विचार करना है। किसी का नाम नरेश है तो उसका प्रथम स्वर अ होगा, किसी का नाम नागेश है तो उसका भी स्वर आ होगा, किसी का नाम मेनका है तो उसका पहला स्वर ए होगा, और किसी का नाम मैना है तो उसका स्वर आई होगा। तो जिसका नाम मैना होगा उसका पक्षी गिद्ध और मुर्गा होंगे, और जिसका नाम मेनका होगा उसके पक्षी मुर्गा और मोर होंगे। तो इस तरह से जो स्वर होता है, जो प्रथम वर्ण पे स्वर होता है, उसके आधार पर शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में अलग अलग पक्षी का विचार ऐसे व्यक्ति के लिए हम करेंगे
जिनका जन्म का समय या जन्म की दिनांक अज्ञात हो, जन्म का नक्षत्र जो है उनका ज्ञात ना हो, उसके आधार पर हम इसका विचार कर सकते हैं। और जो शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में गतिविधियाँ होती हैं, उपगतिविधियाँ होती हैं, शासन, भोजन, भ्रमण, शयन और मरण की, उनके आधार पर सफलता और असफलता का निर्धारण कर सकते हैं, जिनके बारे में आगामी कक्षाओं में किस संबंध में, किस प्रश्न काल में किस प्रकार से किसी गतिविधि का विचार किया जा सकता है। क्योंकि शुक्ल पक्ष में गतिविधियों का विचार थोड़ा अलग हो जाता है और कृष्ण पक्ष में गतिविधियों का विचार थोड़ा अलग हो जाता है। तो आगामी कक्षा में उनके ऊपर विचार करेंगे। तो आज आपको अज्ञात जन्म वाले व्यक्तियों के लिए किस प्रकार से हम जातक के जन्म पक्षी का निर्धारण करें उसके बारे में बताया। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।